Hi friends, welcome back to this series of human geography, and today we are taking up urban settlements, नगरीय बस्तियां या नगरीय अधिवास। फ्रेंड्स, जैसे ग्रामीण बस्तियां प्राइमरी एक्टिविटीज पर निर्भर करती हैं, प्राथमिक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है, ठीक उसके विपरीत नगरीय बस्तियों का मुख्य लक्षण है यहां द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। रूरल सेटलमेंट्स dominated by primary activities and urban settlements dominated by secondary, tertiary, or for that matter quaternary and quinary activities। नगरीय बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट्स ग्रामीण बस्तियों से कैसे अलग किए जाते हैं, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं नगरीय बस्तियों को, अर्बन सेटलमेंट्स को। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, नॉर्म्स हैं। पहले उन्हीं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व। ये कारक यूनिवर्सल नेचर का नहीं है। अलग अलग देशों में जनसंख्या के आकार का आधार या जनसंख्या घनत्व का आधार अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में यह है 5000 जनसंख्या हो और 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम से कम घनत्व हो, तो हम उसको नगरीय बस्ती या अर्बन सेटलमेंट की तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप अलग अलग देशों का देख सकते हैं। कनाडा और वेनेजुला में ये 1000 पर्सन्स, कोलंबिया में 1500 पर्सन्स, अर्जेंटीना 2000 पर्सन्स, पोर्टुगल 2000 पर्सन्स, यूएसए एंड थाईलैंड 2500 पर्सन्स, इंडिया अभी हमने बताया ही 5000 पर्सन्स, जापान हाईएस्ट है, इसमें 30,000 जनसंख्या, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड, इन सबको आप देखेंगे ये बहुत विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर स्पर्स पॉपुलेशन है, अधिक जनसंख्या नहीं है। इसलिए आप देखें यहाँ पर पैरामीटर 250 व्यक्ति और 300, माने 250-300 व्यक्तियों या जनसंख्या की बस्ती को भी वहां नगर घोषित कर दिया जाता है, अगर दूसरी क्राइटेरिया उनके अपने क्षेत्र के उस पर लागू होते हो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये शुरू में ही हमने कहा, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज रिलेटेड टू रूरल सेटलमेंट्स, सिमिलरली सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज टू अर्बन सेटलमेंट्स। तो नगरीय बस्ती होने के लिए क्रियाकलाप कृषि और कृषि से इतर, प्राइमरी एंड अदर देन प्राइमरी। जैसे भारत में ये क्राइटेरिया है 75% का। 75% या उससे अधिक लोग अगर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं तो हम उसको नगरीय बस्ती कह सकते हैं। इटली की बात करें 50%, इसमें भी अंतर है, लेकिन आप पाएंगे कि जनसंख्या के आकार और घनत्व की तुलना में ये जो क्राइटेरिया है ये ज्यादा यूनिवर्सल है। माने नगरीय बस्तियों को ग्रामीण बस्तियों से हम ऑक्यूपेशंस या एक्टिविटीज या क्रियाकलाप के आधार पर अलग करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासनिक सेवाओं की, ये भी बहुत कॉमन सा है। हमारे देश में ही आप देखें, प्रायः जितने भी, अगर वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जैसे ब्लॉक हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो सबसे छोटे स्तर पर तो ब्लॉक या तालुका या तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वो यूजुअली टाउन्स हैं, क्योंकि वहां पर एक कोई प्रशासनिक सेवा है। इस अर्थ में आप देखेंगे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो बहुत विकसित नहीं है, वहां पर कोई भी
माने ये बहुत प्रमुख आधार है। कोई भी एक प्रशासनिक सेवा अगर है तो उस बस्ती को हम, वहाँ के लोग नगरीय बस्ती या अर्बन सेटलमेंट कहते हैं। लोकेशन, जिसमें साइट और सिचुएशन दोनों, नगरों का जो नगरीय बस्तियां हैं उनकी अवस्थिति कहाँ पर है। अब आप देखें, जैसे हॉलीडे रिसोर्ट्स हैं, टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये सब कहाँ पर स्थित होते हैं, इनके लिए साइट और सिचुएशन कैसी है। नेचुरल सीनिक ब्यूटी हो, पर्वतीय घाटियाँ हों जहाँ पर लोग जाते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, या एज ए टूरिस्ट प्लेस विजिट करते हैं लोग। या फिर देखें आप इंडस्ट्रियल टाउन्स और माइनिंग टाउन्स, जहाँ मिनरल्स की बहुत तायत हो तो वहाँ माइनिंग टाउन्स बन जाते हैं। उन्हीं के आसपास अगर कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं तो वो इंडस्ट्रियल टाउन्स होते हैं। अब आप देखें इन टाउन्स को या अर्बन सेटलमेंट्स को, टाउन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि टाउन से ही अर्बन सेटलमेंट की शुरुआत हो जाती है। तो नगरीय बस्तियों को हम फंक्शंस के आधार पर, प्रकार के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कोई भी बस्ती कौन कौन से फंक्शन कर रही है, कौन कौन से प्रकार करती है, या सरल भाषा में कौन कौन से कार्य करती है, इस आधार पर हम उसको नगरीय बस्ती घोषित कर सकते हैं। उस अर्थ में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, मैं फिर दोहरा रहा हूं, टाउन जब मैं कहता हूं दैट मीन्स अर्बन सेटलमेंट, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर्स, कल्चरल, रिलीजियस, एजुकेशनल, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक नगर हो सकते हैं, शैक्षिक नगर हो सकते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक नगर हो सकते हैं। भाई भारत की बात करें तो नालंदा है, शैक्षिक नगर है, वाराणसी है, एक धार्मिक और शैक्षिक नगर है। तो कोई एक प्रकार किसी नगर में यदि कारण बना है उस नगर के जन्म का, तो उस आधार पर भी हम नगरों को या नगरीय बस्तियों को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इतना ध्यान देंगे हम लोग, किसी नगर का विकास या उसका जन्म किसी एक प्रकार को लेकर के हो सकता है, लेकिन कालांतर में जब वो नगर विकसित होता है, उसकी जनसंख्या बढ़ती है, तो उसका स्वरूप मल्टी फंक्शनल ही हो जाता है। अब ज़्यादातर नगर इधर अभी आजकल के, चाहे हमारे देश में हो चाहे दुनिया के दूसरे देशों में हो, ज़्यादातर नगर आपको मिलेंगे वो मल्टी फंक्शनल या बहुप्रकार्यात्मक ही हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि नगरों का विकास या उनका जन्म किसी एक प्रकार को, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है या ट्रेड एंड कॉमर्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वहाँ रिलीजियस सिस्टम्स हैं, एजुकेशनल जोन्स हैं, ऐतिहासिक महत्व है कोई, इस नाते उस नगर का जन्म हुआ है। लेकिन बाद में वो नगर धीरे धीरे दूसरी सेवाएं भी, वहाँ बिजनेस भी होने लगता है, वहाँ मार्केट सेंटर भी डेवलप होता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के सेंटर्स बन जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकता है, जंक्शन हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है। तो एजुकेशनल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ये स्वाभाविक है। तो कोई भी नगर बाद में कालांतर में बहुप्रकारात्मक ही होता है, मल्टी फंक्शनल ही होता है। यहाँ थोड़ा हम फंक्शंस की और डिटेल में चर्चा करें। फंक्शनल जोन्स ऑफ अ टाउन माने, अगेन आई रिपीट, टाउन का मतलब अर्बन सेंटर्स। प्रकार क्या है? कोई एक नगर कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करेगा, जिसके आधार पर हमने बहुप्रकार्यात्मक शब्द भी अभी आपके सामने इस्तेमाल किया। तो आप देखें, किसी भी शहर में पहले तो सीबीडी होता है। सीबीडी क्या है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय बाजार क्षेत्र। हर नगर का या नगरीय क्षेत्र का कम से कम एक अपना केंद्रीय बाजार क्षेत्र होता है, सेंट्रल मार्केट कह लीजिए, मेन बिजनेस एरिया होता है। आप ध्यान दें, कोई भी पहले गांव रहा होगा, फिर बड़ा हुआ होगा, उसी को नगर घोषित किया गया होगा। नगर कब घोषित हुआ होगा? जब वहां पर बिजनेस एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज होने लगी होंगी। तो नगरों के विकास की शुरुआत ही होती है, इसलिए सीबीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर
नगर का अपना एक बाजार क्षेत्र होगा, बिजनेस एरिया होगा, जिसको CBD कहते हैं। रेजिडेंशियल एरिया बट नेचुरल, बस्ती है तो रिहायशी क्षेत्र भी होगा, कॉलोनीज होंगी, अलग अलग तरीके की जो आवासीय क्षेत्र हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं। एजुकेशनल, मेडिकल, सिविल लाइंस, ये हर शहर में आपको मिलेगा। एजुकेशनल एरिया होगा जहाँ ज़्यादातर कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज़ होंगी। मेडिकल एरिया होगा, मेडिकल जोन होगा जहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, कहीं कहीं पर बहुत स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स मिलेंगे। या सिविल लाइंस आप हर शहर में देखेंगे जहाँ पर बहुत ओपन स्पेसेस होते हैं और ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, प्रशासनिक सेवा के लोग हैं, वो वहाँ पर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। ग्रीन बेल्ट, ये देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नगरीकरण तेजी से हो रहा है, औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है, तो ग्रीन जोन खत्म हो रहा है, कॉन्क्रीटेड होता है जा रहा है सब कुछ, ओपन स्पेसेस कम हो रहे हैं। तो किसी भी नगर में गार्डन्स, पार्क्स एंड ओपन एरियाज, इन सब का अपना एक निर्धारित स्तर है कि इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कम से कम ग्रीन बेल्ट या ग्रीन जोन होना ही चाहिए। नो डाउट इंक्रोचमेंट्स होते हैं, ग्रीन जोन कम होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समय की मांग है। यदि ऐसा नहीं होगा तो नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या पहले से है और अधिक बढ़ सकती है। फिर देखिए रूरल अर्बन फ्रिंज, अभी हम बात कर रहे हैं, पहले भी हमने बात की थी, जैसे कोई एरिया होता है, नगर बढ़ता है अपने चारों ओर, जिधर जिधर सड़कें हैं, कॉर्नरवेशन होता है उसका, सन नगर का स्वरूप बढ़ता है। अब ये नगर बढ़ता है तो धीरे धीरे पहले अर्बन एरिया है, फिर बीच में एक ऐसा एरिया आता है जो अर्बन भी है, रूरल भी है। कंट्री साइड या रूरल एरिया शुरू होने के पहले ऐसा बीच में एक क्षेत्र आता है जो रूरल भी है, ग्रामीण भी है, नगरी भी है। यही क्षेत्र रर्बन एरिया, रूरल अर्बन फ्रिंज, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है नगरों का। तो ये कोई भी नगर कम से कम इतने प्रकार करता है। लेकिन अब फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, ये सारे प्रकार हैं, इसीलिए नगरों का जो स्वरूप है, वर्तमान नगरों का स्वरूप है वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में वो कैसा हो गया है, मल्टी फंक्शनल या बहु प्रकार्यात्मक, कोई एक फंक्शन की प्रधानता नहीं है। अब देखिए अर्बन सेंटर्स की प्रॉब्लम्स की बात करें, अर्बन सेटलमेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं, आप पाएंगे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण बस्तियों से नगरीय बस्तियों की ओर को माइग्रेशन, प्रवास लोगों का। क्यों प्रवास होता है ये भी हम जानते हैं। गांवों में जो नागरिक सुविधाएं हैं, सिविक अमेनिटीज हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल आपूर्ति की बात है, बिजली की बात है, सैनिटेशन की बात है, सीवेज की बात है, ये सारी चीजें गांव में कम है। और सबसे बढ़कर के क्या है, गांव में रोजगार के अवसर कृषि के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और कृषि भी पूरे वर्ष भर लोगों को काम नहीं देती, कुछ समय के लिए काम होता है। बुआई के समय बहुत सघन काम की जरूरत है, लोगों को काम मिलता है, कटाई के समय लोगों को काम मिलता है, फिर लोग खाली हो जाते हैं। तो सुविधाओं की कमी की वजह से और रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्रवास करते हैं, माइग्रेट करते हैं। अब ये जब जनसंख्या शहरों में आती है तो वहां पर कंजेशन होता है, ओवर पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है। तो यहां पर बहुत सारे तो ऐसे लोग गए हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो जिनके पास बहुत पैसे नहीं है, काम की तलाश में गए हैं, रोज काम करना है, मजदूरी लेना है, कुछ खाना है, कुछ अपने घर भेजना है गांव को। ऐसे लोग एफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी कॉलोनी में किराए का मकान लेकर के रहें। ये लोग प्रायः कहां पर रहते हैं? जहां ये काम करते हैं, कहीं बिल्डिंग्स में काम है, कहीं सड़कों की मरम्मत में काम है। ये अनस्किल्ड लेबर्स जो है, जो गरीब मजदूर हैं, ये प्रायः उसी स्थान पर बसना पसंद करते हैं जहां पर वो काम करते हैं। तो फिर ये टेम्परेरी शेड्स पहले बनाते हैं, टीन शेड,
डाल करके, टर्पोलिन डाल करके वही रहना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे वो झुग्गी झोपड़ियां जो होती हैं वो स्लम्स का रूप ले लेती हैं, मलिन बस्तियों का या गंदी बस्तियों का रूप ले लेती है। और ये हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के नगरों का ये एक बहुत बड़ा समस्या मूलक पक्ष है। वहां पर स्लम्स की शुरुआत हो जाना, मलिन बस्तियों का विकास हो जाना, सारे नगरों में प्राय ये है। इसके बाद देखेंगे डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा कि रोजगार के अवसर की तलाश में लोग यहां आते हैं, लेकिन जब जनसंख्या बहुत घनी हो जाती है तो शहरों में भी अब रोजगार के अवसर, प्रति व्यक्ति उपलब्धता उनकी कम होने लगती है। अब ये समस्याएं खड़ी करती है। पहले जितने लोगों के लिए रोजगार था उससे 1.5 गुना लोग 2 साल में, 1 साल में फिर आ गए, तो फिर प्रति व्यक्ति रोजगार की उपलब्धता कम होती है, जिसके कारण तमाम समस्याएं जन्म लेती हैं। और उन समस्याओं में जैसे सोशियो कल्चरल, इन्वायरमेंटल, जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है शहर का, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ वो तमाम समस्याओं को जन्म देता है। अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग सोशल सिस्टम से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए या काम करने के लिए आते हैं, एक साथ रहते हैं। उनके मतों में भिन्नता, उनकी संस्कृति में भिन्नता, इंटरमिंगल होने में टाइम लगता है। इस बीच तमाम तरीके की प्रवृत्तियां, झगड़े, अपराध पनपने लगते हैं। और दूसरी बात यह, इन जिन जगहों पर ये लोग रहते हैं जहां मलिन बस्तियां हो जाती हैं, वहां कोई बहुत ही सुविधाजनक आवासीय सुविधाएं नहीं होती हैं। इसलिए यहां पर ज्यादातर लोग गलत आदतों के शिकार होने लगते हैं, अपराध की प्रवृत्तियां जन्म लेने लगती हैं। भाई काम नहीं मिलता है और गांव से यहां आ गए हैं तो फिर आपराधिक चोरी चकारी करने लगते हैं। तमाम तरीके की सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स यहां क्रिएट होती हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गांव की तुलना में शहरों में बहुत अधिक हैं। गांव में भी हमने पढ़ा था, लेकिन शहरों में इस बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ, बढ़ते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ, बढ़ती हुई वन बस्तियों के साथ पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है। ध्वनि का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, और सबसे बढ़ के क्या है, जल की उपलब्धता ही घटने लगी है। जो भूमिगत जल है वो शहरों में खास तौर से नीचे की ओर जा रहा है। कारण क्या है, जनसंख्या शहर में बढ़ रही है, शहर में जल का उपयोग अधिक हो रहा है। सबसे ज्यादा तो सीवेज सिस्टम में होता है। जो सीवेज डिस्पोजल है, घर की, शहर की गंदगी बहा करके बाहर ले जाना, उसमें बहुत अधिक पानी खर्च होता है। तो ये सारी समस्याएं जिनके मूल में है बढ़ती हुई जनसंख्या, और वो कहां से आई है, माइग्रेशन के कारण। अब देखिए, इन अर्बन सेंटर्स की अपनी एक हायरार्की है। जैसे हमने सारे सेटलमेंट्स की एक हायरार्की पढ़ी थी, यहां हम केवल अर्बन सेंटर्स की बात करें, अर्बन सेटलमेंट्स की। टाउन जहां से शुरुआत होती है, सिटी उससे थोड़ा बड़ा, मेट्रोपोलिस और बड़े शहर, कॉन्डरबेशन, बीच बीच में भी चर्चा आई। कॉन्डरबेशन क्या है, सन्नगर, जो शहर का विस्तार होता है, 1 ओर को, 2 ओर को, 3 ओर को, 4 ओर को, और वो शहरी विस्तार फिर धीरे धीरे कन्वर्सेशन के बाद में उस शहर को बड़ा कर देता है। वो मेगालोपोलिस, मेगा नगर हो जाता है। फिर बिलियन सिटी की बात आती है, 10 लाख जनसंख्या वाले नगर। ये एक अलग एक नॉमेनक्लेचर या एक अलग से सेटलमेंट कहा जाता है, नगर जो 10 लाख जनसंख्या वाले नगर। और फिर आप देखें वर्ल्ड सिटी, और बड़ा होगा तो इक्विमेनोपोलिस, माने सारी दुनिया एक नगर के रूप में सिमट जाए। इन नगरों का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में किस प्रकार से है, ये सब थोड़ा आप किताब से भी अपने पढ़ेंगे, या तो हम अगली सीरीज में इसकी चर्चा करेंगे। अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं 2 शहरों की, जिनकी केस स्टडीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक है आदिस अबाबा, इथियोपिया का नगर है, और एक है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का नगर। आदिस अबाबा जो 1878 में इस्टेब्लिश किया गया, कितना पुराना, लेकिन उसका नाम देखिए, आदिस माने न्यू, अबाबा माने पुष्प, फूल, नवीन पुष्प।
अब 1878 में जन्मा ये शहर, उसका नाम आज भी है आदिस अबाबा नवीन पुष्प। ये इसलिए है कि इतना प्राचीन नगर होते हुए भी ये नया नगर है, एक नियोजित नगर की श्रेणी में आता है। ये हिल टॉप्स पर, हिल वैलीज पर बसा हुआ नगर है, जहां पर सड़कें, जहां पर मकान, उनके बीच की स्पेसिंग, सब कुछ, बहुत कुछ हद तक नियोजित लगता है। और आप देखेंगे ये इतना महत्वपूर्ण नगर है, अफ्रीका में नॉर्थ में अगर आप जाएं, कैरो जो इजिप्ट की राजधानी है, उस इजिप्ट की राजधानी कैरो से लेकर के और साउथ में, एक्सट्रीम साउथ में जोहानिसबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में है, उनके बीच में ये एकमात्र बहुत ही विकसित मार्केट है आदिस अबाबा, जो अत्यंत प्राचीन नगर होते हुए भी नवीन नियोजित नगरों की तरीके से इसका बसाव है। कैनबरा की बात करें, जो कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया का, यह 1912 में स्थापित हुआ और इसको एक अमेरिकन आर्किटेक्ट ने बसाया, और बसाया भी किस रूप में? अ टाइप ऑफ गार्डन सिटी, माने जहां ग्रीन बेल्ट की प्रधानता हो, बहुत ही हरियाली से भरा पूरा नगर हो। और यह नगर आज भी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। इसके बीच में ओपन स्पेसेस बहुत ज्यादा है, कंट्री साइड जैसा लगता है बीच बीच में, और कई नगर हैं इस एक नगर में, कैनबरा में कई कई नगर हैं। और कई नगर मैं जब कह रहा हूं तो उसका अर्थ यह है कि हर एक नगर सारे प्रकार करता है। उदाहरण के लिए हर नगर का सीबीडी अलग है, हर नगर का रेजिडेंशियल एरिया अलग है, हर नगर का मेडिकल एजुकेशनल एरिया अलग है, हर नगर का पर्टिकुलर ग्रीन बेल्ट अलग है। इतना विकसित नियोजित नगर है ये कैनबरा। इतना ही नहीं, इस कैनबरा से दूर 200-300 किलोमीटर दूर भी तमाम सैटेलाइट सिटीज या सैटेलाइट टाउन्स बस गए। सैटेलाइट तो समझ रहे हैं, जैसे प्लेनेट्स के सैटेलाइट होते हैं, ऐसे ही ये मुख्य नगर है, उसके छोटे छोटे नगर, दूसरे जो सैटेलाइट टाउन्स हैं, वो बस गए। तो ये आदिस अबाबा और कैनबरा दोनों नेचर में डिफरेंट होते हुए भी दोनों ही एक प्रकार के नियोजित नगरों का स्वरूप हमारे सामने रखता है। होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। और अंत में फिर मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, बिना हिचक निसंकोच आप इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद में अपनी राय, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दें। कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता हो, कोई क्यूरियोसिटी हो, जिज्ञासा हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या अगर आपको पता है तो मेरे पर्सनल नंबर पर या हमारे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, ताकि हम उसके जवाब प्रयास करें कि आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच।